सो पिछली क्लास में हम लोग देख रहे थे रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज, थोरियम सीरीज। इट स्टार्ट्स फ्रॉम थोरियम 23290, terminates at lead 20882, neptunium series, start plutonium 24193, terminated bismuth 20983। इसको करेक्ट कर लीजिए। प्लूटोनियम सीरीज नेपच्यूनियम से स्टार्ट नहीं होती है। नेपच्यूनियम 93237, यहां से पिछली बार ये सीरीज स्टार्ट होती हुई बताई थी, और इस सीरीज में आखिरी में बिस्मिथ 83 209 बनता है। बट ये सीरीज में प्लूटोनियम 94 से एक अल्फा पार्टिकल पहले, यहां से ये सीरीज स्टार्ट होती है। नेपच्यूनियम सीरीज स्टार्ट होती है प्लूटोनियम से, टर्मिनेट होती है बिस्मिथ पर, बट इसका प्रोमिनेंट एलिमेंट नेपच्यूनियम रहता है जो सबसे स्लो डीके करता है। तो कोई सीरीज स्टार्ट किसी एलिमेंट से होती है, बट उसका प्रोमिनेंट एलिमेंट जो होता है, जो सबसे स्लो डीके करता है, उसके नाम पे उसका नाम रखा जाता है। इसी प्रकार से यूरेनियम सीरीज फ्रॉम यूरेनियम 23892, terminated late 20682, and actinium series starts from uranium 23592, terminated late 20782। तो ये चार रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज नेचर में पाई जाती है। इनमें से तीन सीरीज नेचर में पाई जाती है। नेपच्यूनियम सीरीज आर्टिफिशियल सीरीज है, मैन मेड सीरीज है। थोरियम सीरीज is also called 4n series. Neptunium series is called 4n plus 1, it is called 4n plus, and it is called 4n plus 3 series. किसी सीरीज में आने वाले किसी भी एलिमेंट के मास नंबर को अगर 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा। उस बेसिस पर सीरीज का नाम रखा जाता है। स्टार्टिंग एलिमेंट यूरेनियम 235 कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 नहीं है, ये 4 से डिवाइड होकर 3 रिमाइंडर देता, तो ये 4n plus 3 सीरीज का है। तो इस सीरीज में आने वाले सारे एलिमेंट के मास नंबर ऐसे ही रहेंगे, बिकॉज मास नंबर में या तो 4 का चेंज आता है अल्फा पार्टिकल चेन से, या नहीं आता है। थोरियम सीरीज में टोटल नंबर ऑफ अल्फा एंड टोटल नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल कितने निकलते हैं, ये बताया था पिछली क्लास में, क्वेश्चन दिया था। तो थोरियम सीरीज में टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कितने निकलेंगे और टोटल नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल इस सीरीज में कितने निकलेंगे। ब्रह्मांश सर 6 अल्फा और 4 बीटा। 6 अल्फा पार्टिकल और 4 बीटा पार्टिकल निकलेंगे। छह अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, 4 बीटा पार्टिकल निकलेंगे। थोरियम सीरीज स्टार्ट होती है थोरियम 232 से, तो चेंज इन मास नंबर निकाल लेंगे। दैट इज 232 माइनस 208 24। तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल हो जाएगा 24/4 6। मास नंबर में जो चेंज आता है, मास नंबर का चेंज आता है ड्यू टू चेंज इन अल्फा पार्टिकल, इसलिए मास नंबर में जितना चेंज आया है
उससे हम निकाल लेंगे अल्फा पार्टिकल कितने निकले थे 4 से डिवाइड करके। नाउ एक्सपेक्टेड एटॉमिक नंबर, 6 अल्फा पार्टिकल निकलने से एटॉमिक नंबर 12 कम हो जाना चाहिए था 78, बट एक्चुअल एटॉमिक नंबर जो मिला है वो मिला है 82। तो इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर वो हो जाएगा 82 माइनस 78, 4। तो 4 बीटा पार्टिकल होंगे, बिकॉज बीटा पार्टिकल के निकलने से एटॉमिक नंबर 1 बढ़ता है। 6 अल्फा पार्टिकल के कारण मास नंबर 6 अल्फा पार्टिकल के कारण एटॉमिक नंबर 12 कम हो जाना चाहिए था। तो थोरियम 90 से 12 कम होकर 78 यहाँ आना चाहिए था, लेकिन 78 से 4 ज्यादा यहाँ पर है, मतलब इस दौरान 4 बीटा पार्टिकल निकले होंगे। इसी प्रकार बाकी सीरीज में भी नंबर ऑफ अल्फा एंड नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल निकाले जा सकते थे। तो ये 4 प्रकार की रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज रहती है। नेक्स्ट वन इज the theories of nuclear stability. Theories of nuclear stability. कोई सब्सटेंस रेडियो एक्टिव क्यों होता है, इसके लिए थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिव डीके कहती है कि उसके एटम अनस्टेबल होते हैं। मगर उसके एटम अनस्टेबल क्यों होते हैं इस बात को एक्सप्लेन नहीं करती है। इसके पहले जो हमने थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन पढ़ी, उसमें हमने देखा था कि कोई सब्सटेंस रेडियो एक्टिव क्यों होता है, क्योंकि उसके एटम्स अनस्टेबल होते हैं और स्टेबिलिटी ऑब्टेन करने के लिए वो डीके करते हैं। बट वो अनस्टेबिलिटी क्यों है उनमें, why some atoms are unstable and why some atoms are stable. Theories of nuclear stability. न्यूक्लियस में स्टेबिलिटी कैसे आती है या न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, इसके लिए एक तो दी जाती है मेसन थ्योरी। मेसन थ्योरी कहती है न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रोटॉन काफी सारे रहते हैं, लेकिन ये प्रोटॉन इतना पास होने के बावजूद भी एक दूसरे को रिपेल नहीं करते। न्यूक्लियस का साइज काफी छोटा होता है और सेम चार्ज वाले पार्टिकल प्रोटॉन वहां इतना पास रहते हैं, अकॉर्डिंग टू कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ उनको बहुत रिपेल करना चाहिए। बट न्यूक्लियस में जो फोर्सेस काम करते हैं वो कूल फोर्सेस नहीं रहते हैं, कूलम्बिक फोर्सेस नहीं रहते हैं, जो ये कहते हैं कि सेम चार्ज के पार्टिकल रिपेल करेंगे। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर फोर्सेस काम करते हैं एंड दीज न्यूक्लियर फोर्सेस डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज। यहां पर ये नहीं रहता है कि सेम चार्ज रिपेल करेगा, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेगा। न्यूक्लियर फोर्सेस का रीजन है कि प्रोटॉन के साथ में न्यूट्रॉन और दूसरे प्रकार के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, मेनली मीसॉन पार्टिकल। तो एक प्रोटॉन एक मीसॉन पार्टिकल को एब्जॉर्ब करके न्यूट्रॉन बन जाता है, एक प्रोटॉन एक मीसॉन पार्टिकल एब्जॉर्ब करता है और वो न्यूट्रॉन बन जाता है। इसी प्रकार से एक न्यूट्रॉन एक पॉजिटिव मीसॉन को एब्जॉर्ब करके प्रोटॉन भी बन जाता है, एक न्यूट्रल मीसॉन एब्जॉर्ब करके दूसरा न्यूट्रॉन बन जाता है। तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन, प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन, ये एक्सचेंज चलता रहता है। तो एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को रिपेल का, इसके पहले ही वो न्यूट्रॉन में बदल गया। तो जब ये पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन मीसॉन पार्टिकल एब्जॉर्ब करके एक दूसरे में तेजी से बदलते रहते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर एक्सचेंज फोर्सेस डेवलप हो जाते हैं। दिस एक्सचेंज फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल्डिंग ऑफ दिस न्यूक्लियॉन्स।
तो न्यूक्लियस के अंदर इतने सारे प्रोटॉन इकट्ठे हैं, बट वो रिपेल नहीं करते हैं, बिकॉज वो प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में बदल जाता है, प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन, तेजी से इंटर कन्वर्जन चलता रहता है बिकॉज ऑफ दिस मीसॉन पार्टिकल. सो दिस इज मीसॉन थ्योरी. ये मीसॉन थ्योरी कहलाती है. नेक्स्ट वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मास डिफेक्ट. Next is the concept of mass defect. The concept of mass defect. अगर एक न्यूक्लियस x नंबर ऑफ प्रोटॉन और y नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मिलके बना है, सपोज एक न्यूक्लियस है, वो x नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और y नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मिलके बना है. एक प्रोटॉन का मास सपोज p है और एक न्यूट्रॉन का मास सपोज m है, n है. तो थ्योरेटिकल मास ऑफ द न्यूक्लियस ये होना चाहिए xp प्लस yn. थ्योरेटिकली इस न्यूक्लियस का मास xp प्लस yn होना चाहिए, where x is the number of proton, p is the mass of proton, y is the number of neutron, n is the mass of one neutron. लेकिन इस न्यूक्लियस का एक्चुअल मास इस न्यूक्लियस एक्चुअल मास इस वैल्यू से कम आता है. सपोज इस न्यूक्लियस का एक्चुअल मास m है जो इस वैल्यू से, तो एक न्यूक्लियस जब बन जाता है तो उसका मास थ्योरेटिकल मास से कम रहता है. मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि अगर x प्रोटॉन और y न्यूट्रॉन मिलके एक न्यूक्लियस बनाते तो ड्यूरिंग दिस टाइम कुछ मास कम हो जाता है. दिस मास इज कॉल्ड मास डिफेक्ट. theoretical mass minus actual mass of the nucleus. So mass defect can be defined as the mass which is decreased when a nucleus is formed from the appropriate number of its nucleons. जब एक न्यूक्लियस अपने न्यूक्लियॉन्स appropriate नंबर से बनता है तो ड्यूरिंग दैट फॉर्मेशन ऑफ दैट न्यूक्लियस उसका मास थोड़ा कम हो जाता है. This difference in the mass is called mass defect. ये मास डिफेक्ट जाता कहां पर है? ये मास डिफेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. दिस एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी. मतलब जब एक न्यूक्लियस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलकर बना तो इसके बनने के दौरान काफी सारी एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी रिलीज हो जाने के कारण सिस्टो एनर्जी पे पहुंच जाता है और स्टेबल बन जाता है. तो दैट एनर्जी इक्विवेलेंट टू दिस मास डिफेक्ट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी. तो डेल्टा एम स्क्वायर इज द बाइंडिंग एनर्जी. उस मास डिफेक्ट के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी क्रिएट होती है वो इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर से आ जाएगी. तो दिस एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी. तो अगर एक न्यूक्लियस बनता है और उसमें कम मास डिफेक्ट होता है तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है. बाइंडिंग एनर्जी इन न्यूट्रॉन प्रोटॉन को बांधने के काम आती है. तो अगर न्यूक्लियस में कम मास हुआ है तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम रहेगी. एक न्यूक्लियस में ज्यादा मास डिफेक्ट हुआ है उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा रहेगी. और बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा रहेगी मतलब ये न्यूक्लियस में पार्टिकल ज्यादा प्रॉपर्ली पैक होंगे. तो न्यूक्लियस के बनते समय जितना ज्यादा मास डिफेक्ट होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी. 1 AMU मास डिफेक्ट will generate 931 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी. एक AMU मास डिफेक्ट 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी करता है. मगर इस तरह से देखें तो एक छोटा न्यूक्लियस है, कुछ प्रोटॉन
और कुछ न्यूट्रॉन से बना हुआ, और एक बड़ा न्यूक्लियस है, ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन और ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ। इन दोनों में से मास डिफेक्ट ज्यादा किसमें होगा? छोटे न्यूक्लियस में मास डिफेक्ट ज्यादा होगा या बड़े न्यूक्लियस में मास डिफेक्ट ज्यादा होगा? बताइए। छोटे न्यूक्लियस में मास डिफेक्ट ज्यादा होगा या बड़े न्यूक्लियस में मास डिफेक्ट ज्यादा होगा? सर छोटे में। छोटे में मास डिफेक्ट ज्यादा क्यों होगा भाई? जब प्रोटॉन कम है, न्यूट्रॉन कम है, तो मास डिफेक्ट कम होगा। यहाँ पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन ज्यादा है, ज्यादा पॉसिबिलिटी है उनके डिफेक्ट होने की। यहाँ तो टोटल मास ही कम है, यहाँ पे मास डिफेक्ट ज्यादा होगा बड़े न्यूक्लियस में। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन का नंबर ज्यादा होगा तो गुंजाइश ज्यादा है मास डिफेक्ट होने की, तो ज्यादा मास डिफेक्ट बड़े न्यूक्लियस में। तो बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा किसकी रहेगी? छोटे न्यूक्लियस की कि बड़े न्यूक्लियस की? बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा किसकी रहेगी, छोटे न्यूक्लियस की या बड़े न्यूक्लियस की? सर बड़े न्यूक्लियस में। मास डिफेक्ट ज्यादा हुआ है तो बाइंडिंग एनर्जी बड़े न्यूक्लियस की ज्यादा होगी। तो ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस कौन सा रहा, छोटा न्यूक्लियस या बड़ा न्यूक्लियस? ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस छोटा न्यूक्लियस रहेगा या बड़ा न्यूक्लियस रहेगा? सर छोटा। बाइंडिंग एनर्जी जब ज्यादा बड़े न्यूक्लियस की है तो बड़े न्यूक्लियस को ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होती है सिस्टम उतना लो एनर्जी पे जाता है। मतलब बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट ये बताता है कि बड़े न्यूक्लियस को ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, बिकॉज है ज्यादा मास डिफेक्ट हुआ है, तुम्हें ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होगी, तो इसमें ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। मतलब छोटे न्यूक्लियस अनस्टेबल रहेंगे, बड़े न्यूक्लियस स्टेबल रहेंगे। बट हम देखते हैं कि रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियस में ज्यादा रहती है, छोटे न्यूक्लियस में रेडियो एक्टिविटी नहीं रहती है या कम रहती है। लेड एटॉमिक नंबर 82 के बाद में आने वाले जितने भी न्यूक्लियस है सब हेवी न्यूक्लियस है, वो सब रेडियो एक्टिव है। तो ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि रेडियो एक्टिविटी छोटे न्यूक्लियस में होनी चाहिए थी, बड़े न्यूक्लियस में नहीं होनी चाहिए। तो फिर दूसरा कॉन्सेप्ट दिया जा सकता है, बाइंडिंग एनर्जी बड़े न्यूक्लियस की ज्यादा रहती है, मगर यहाँ न्यूट्रॉन प्रोटॉन का नंबर भी ज्यादा होता है, तो उस एनर्जी को इन ज्यादा बड़े न्यूक्लियस को बांधना हो। और यहाँ एनर्जी भले ही कम निकली लेकिन उसको छोटे न्यूक्लियस को बाइंड करना है, ये इफेक्टिवली यहाँ बाइंड कर देगी। मतलब इंस्टेड ऑफ बाइंडिंग एनर्जी वी मस्ट टॉक अबाउट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास of that nucleus। instead of बाइंडिंग एनर्जी टर्म बोलने के वी मस्ट टॉक अबाउट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वैल्यू कितनी है। यहाँ पर टोटल एनर्जी कम निकली है मगर मास नंबर कम है, तो ये वैल्यू ज्यादा होगी। यहाँ पर एनर्जी ज्यादा निकली है लेकिन मास नंबर और ज्यादा है, ये वैल्यू कम कर देगा। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म बाइंडिंग एनर्जी के बजाय बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन टर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकली अगर हम एक ग्राफ बनाएं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर का,
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूट्रॉन और मास नंबर का। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर ग्राफ फॉर ड्यूट्रियम, ये वैल्यू काफी कम आती है, लेकिन फिर अचानक से ये बढ़ती है और इस टाइप से चली जाती है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर ड्यूट्रियम कम रहती है। तो ड्यूट्रियम एक बीटा इमीटर पार्टिकल है, लेकिन अचानक से बढ़ती है हीलियम के लिए। फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थोड़ी कम होती है, फिर बेरिलियम के लिए हीलियम 4 2, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नियॉन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ड्यूट्रियम के लिए काफी कम रहती है, इसलिए वो बीटा एमीटर है, न्यूएक्टिव है, लेकिन फिर अचानक तेजी से बढ़ती है हीम के लिए, फिर कम होती है, मगर फिर बढ़ती है लिथियम के लिए कम होगी, फिर बेरिलियम ज्यादा हो जाती है, फिर बोरॉन के लिए कम होती है, फिर कार्बन के लिए बढ़ जाती है, फिर नाइट्रोजन के लिए कम होती है, ऑक्सीजन के लिए बढ़ती है। तो ये जो वैल्यू बढ़ी हुई आ रही है, ये ऐसे न्यूक्लियस है जिन न्यूक्लियस का मास नंबर एग्जैक्ट डिविजिबल बाय 4 है। ऐसे न्यूक्लियस जिनका मास नंबर 4 का एग्जैक्ट मल्टीपल रहता है, और जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर बराबर रहता है, ये ऐसे न्यूक्लियस हैं जिनका मास नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 भी है, और इनका मास नंबर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर बराबर है। हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, बेरिलियम में 4 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन, कार्बन में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन होते हैं। ऐसे न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी काफी ज्यादा रहती है। फिर बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम आती है मास नंबर 56 आयरन के लिए, और फिर बाद में हेवी न्यूक्लियस के लिए कम हो जाती है। तो ऐसे न्यूक्लियस जिनकी बाइंडिंग एनर्जी 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन रहती है, वो बहुत स्टेबल रहते हैं। ऐसे न्यूक्लियस जिनकी बाइंडिंग एनर्जी 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन रहती है, वो अनस्टेबल न्यूक्लियस रहते हैं, और जिनकी उससे कम रहती है वो अनस्टेबल न्यूक्लियस रहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये कम बाइंडिंग एनर्जी उन न्यूक्लियस के लिए है जिनका मास नंबर काफी ज्यादा है। तो दिस ग्राफ इंडिकेट्स कि बाइंडिंग एनर्जी के बजाय बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन टर्म ज्यादा जरूरी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, जो न्यूक्लियस यहां लाई करते हैं ये सब अनस्टेबल न्यूक्लियस रहेंगे, इनकी एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, और ये सब हेवी न्यूक्लियस है क्योंकि मास नंबर काफी ज्यादा है यहाँ पर। तो यहाँ जो न्यूक्लियस लाइक है ये अपनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ वाले न्यूक्लियस अपनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को बढ़ा कैसे सकते हैं? एक बड़ा न्यूक्लियस है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन काफी कम है। सपोज ये यूरेनियम 235 का एक न्यूक्लियस है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन काफी कम है। सपोज वो यहां लाई करता है, ये यूरेनियम का न्यूक्लियस है। अब एक हेवी न्यूक्लियस अपनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर बढ़ाना चाहता है और वो इस रीजन में आना चाहता है,
ताकि स्टेबल न्यूक्लियस हो जाए। तो उसको क्या चाहिए, अपने न्यूक्लियॉन्स का नंबर कम करना चाहिए, उसको अपने न्यूक्लियॉन्स का नंबर कम करना चाहिए। तो ये क्या करेगा, दो न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन का एक बंडल निकाल देगा अल्फा पार्टिकल, और एक दूसरे न्यूक्लियस में बदल जाएगा। फिर ये एक और अल्फा पार्टिकल निकाल देगा, फिर बीटा पार्टिकल निकालेगा, फिर अल्फा निकालेगा, फिर बीटा निकालेगा, फिर अल्फा निकालेगा, और इस तरह से ये कुछ अल्फा कुछ बीटा निकाल के एक छोटे न्यूक्लियस में बदल जाएगा। अल्फा पार्टिकल चेंज से नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन कम हो जाते हैं। अल्फा पार्टिकल निकलना मतलब 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन का निकलना, अल्फा पार्टिकल निकलना मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन कम करना। और जब अल्फा पार्टिकल निकलता है तो थोड़ा और मास डिफेक्ट होता है न्यूक्लियस में। ये अल्फा पार्टिकल जब निकलता है तो साथ में एनर्जी भी रिलीज होती है, मतलब बाइंड और मास डिफेक्ट होता है। तो अल्फा पार्टिकल निकलने से ये टर्म भी बढ़ रही है और ये टर्म कम हो रही है। इसमें न्यूक्लियॉन कम है तो ये यहां पहुंच जाएगा, फिर अल्फा पार्टिकल निकाल के ये यहां पहुंच जाएगा। इस तरह से ये यहां आने की कोशिश करेगा। तो दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज। ये जो सीक्वेंस बन गई है रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज बन जाएगी। तो अल्फा पार्टिकल एक मेजर तरीका है किसी हेवी एटम का अपने न्यूक्लियॉन का नंबर कम करने का। और न्यूक्लियॉन का नंबर वो क्यों कम करना चाहता है, ताकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वैल्यू बढ़ जाए। ये नेचुरल तरीका है, एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट नेचुरली ऐसा करेगा अपनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ाने के लिए। वो धीरे धीरे यहां आएगा, इसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे इसके यहां आने में। इस पूरी सीरीज में मिलियन ऑफ ईयर्स लगेंगे ये लेड बनने में। लेकिन इस हेवी न्यूक्लियस का एक तरीका और था जिससे ये इंस्टेंटेनियसली एकदम से यहां पहुंच जाता, एंड दैट इज कि ये न्यूक्लियस बजाय धीरे धीरे अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल, कभी कभी अल्फा पार्टिकल कभी बीटा पार्टिकल निकाल के यहां पर आए मिलियंस ऑफ ईयर्स में। उसके बजाय ये कर सकता था ये न्यूक्लियस कि ये न्यूक्लियस इंस्टेंटेनियसली एक ही मोमेंट पे दो छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता, एंड दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन। मगर ये नेचुरल तरीका नहीं है। इस न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए आपको एक इंडक्शन की जरूरत पड़ेगी कि ये न्यूक्लियस टूटे। स्लोली डिग्रेड होकर तो ये करेगा। तो ये रास्ता क्या है, रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन नेचुरल। लेकिन ये रास्ता क्या है, आर्टिफिशियल न्यूक्लियर फिशन। इसके लिए इसको इंड्यूस करना पड़ेगा, इस पर न्यूट्रॉन टकराने पड़ेंगे। यूरेनियम के एक न्यूक्लियस पे एक न्यूट्रॉन आके टकराता है तो ये न्यूक्लियस दो पार्ट में टूट जाता है। बट दिस न्यूट्रॉन मस्ट बी अ स्लो न्यूट्रॉन। अगर ये न्यूट्रॉन फास्ट हुआ तो इस न्यूक्लियस में घुस जाएगा, इसको तोड़ेगा नहीं, उसके अंदर घुस ही जाएगा। तो एक स्लो न्यूट्रॉन चाहिए। बट आपके पास में एक न्यूट्रॉन सोर्स है and it emits neutron which are fast neutron. न्यूट्रॉन का एक सोर्स है जो फास्ट न्यूट्रॉन इमिट करता है। इन फास्ट न्यूट्रॉन्स को D2O हेवी वाटर से पास करते हैं जो उन स्पीड को कम कर देगा। तो इट कन्वर्ट्स इनटू अ स्लो न्यूट्रॉन। तो दिस D2O कॉल्ड मॉडरेटर। वो स्लो न्यूट्रॉन आके न्यूक्लियस पे टकराएगा और ये न्यूक्लियस दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, बेरियम और क्रिप्टॉन के दो छोटे न्यूक्लियस में। इस दौरान काफी सारी एनर्जी रिलीज होती है, मास डिफेक्ट होता है, प्लस 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। ये 3 न्यूट्रॉन
आगे जाके 3 यूरेनियम न्यूक्लियस को तोड़ सकते हैं, तो उन फिर 9 न्यूट्रॉन निकलेंगे और खूब सारी एनर्जी फिर निकलेगी। ये आगे जाकर एक चेन रिएक्शन क्रिएट कर देंगे। तो यूरेनियम का न्यूक्लियस टूटता है, वो 3 न्यूट्रॉन देता है। दिस इज द चेन इनिशिएशन। इस न्यूक्लियस का टूटना, चेन इनिशिएशन। उसके बाद में ये चेन प्रोपोगेट होगी और काफी सारी एनर्जी मल्टीपल रिलीज होती जाएगी। और ये अगर अनकंट्रोल्ड वे में चलाते जाएंगे तो दैट इज अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, जो न्यूक्लियर बॉम्ब का प्रिंसिपल। लेकिन इसको अगर कंट्रोल्ड वे में निकालना है इस एनर्जी को, तो ये जो 3 न्यूट्रॉन है इनमें से 2 को एब्जॉर्ब करा दिया जाए। तो बोरॉन या कैडमियम की जो रॉड्स होती हैं, दे कैन एब्जॉर्ब दिस 2 न्यूट्रॉन्स और एक को छोड़ देंगी, तो यह न्यूक्लियस पे जाके टकराएगा, ये दोनों रुक जाएंगे। तो दिस बोरॉन और कैडमियम रॉड्स आर कॉल्ड रोल रॉड्स इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कराई जाती है। बोरॉन या कैडमियम की रॉड्स के थ्रू उन एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो दिस इज द न्यूक्लियर फिशन। यूरेनियम 230 592 फिशनेबल होता है। इसका फिशन आप कर सकते हैं और इससे एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियन टर्म एंड द प्रिंसिपल ऑफ न्यू रिएक्टर। तो हमने देखा कि कोई रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल इमिट क्यों करता है। एक रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल इमिट क्यों करता है, ताकि वो अपने नंबर ऑफ न्यूक्लियन कम कर सके। तो बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होगी और न्यूक्लियन का नंबर कम हो रहा होगा, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन वो बीटा पार्टिकल क्यों इमिट करता है, अ न्यूक्लियस व्हाई इट इमिट्स बीटा पार्टिकल्स। एक न्यूक्लियस बीटा पार्टिकल क्यों इमिट करता है, क्योंकि बीटा पार्टिकल इमिट होने से तो मास में चेंज आता ही नहीं है, नंबर ऑफ न्यूक्लियन कम होते नहीं है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वैल्यू बढ़ानी है, तो अल्फा पार्टिकल निकालना चलेगा। लेकिन बीटा पार्टिकल निकालने से ये चीज चेंज ही नहीं होती है। बीटा पार्टिकल क्यों इमिट होते हैं, उसके लिए कॉन्सेप्ट दिया जाता है n/p रेशो। किसी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन का नंबर ना केवल कम होना चाहिए ताकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा रहे, बट न्यूट्रॉन प्रोटॉन का एक रेशो भी फिक्स होना चाहिए। अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन 1 या 1 से थोड़ा ज्यादा है, अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन का नंबर 1 या 1 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये स्टेबल न्यूक्लियस रहता है। लेकिन n/p रेशो का 1 से बहुत ज्यादा रहना या 1 से छोटा रहना न्यूक्लियस को अनस्टेबल करता है। तो ऐसे न्यूक्लियस जिनमें न्यूक्लियन कम है मगर n और p का रेशो ठीक नहीं है, वो भी रेडियोएक्टिव होंगे। इस कंसेप्ट से तो हम कह सकते थे केवल बड़े न्यूक्लियस को रेडियोएक्टिव होना चाहिए था, तो फिर छोटे न्यूक्लियस जैसे ड्यूट्रियम या जैसे कार्बन 14 ये रेडियो क्यों है, जबकि ये तो छोटे न्यूक्लियस है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन टर्म वैसे ही बढ़ी हुई है, क्योंकि उनका n/p रेशो ठीक नहीं है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इन अ न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का एक ग्राफ यदि हम प्लॉट करें, तो ऐसे न्यूक्लियस जिनका n/p रेशो 1 या 1 से
थोड़ा सा ज्यादा आता है, ऐसे न्यूक्लियस जिनका N/P रेशो 1 या 1 से थोड़ा सा ज्यादा आता है, मतलब ऐसे न्यूक्लियस जो इस रीजन में लाई करते हैं, ये सब नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं, मतलब इनके न्यूक्लियस स्टेबल है। और ये क्या है, ऐसे न्यूक्लियस जिनके लिए N/P रेशो ये जोन ऑफ स्टेबिलिटी है, मतलब ऐसे न्यूक्लियस जिनका N/P रेशो 1 या 1 से थोड़ा सा ज्यादा है, वो स्टेबल न्यूक्लियस है, नॉन रेडियो एक्टिव। मगर सपोज एक न्यूक्लियस, सपोज वो यहां लाई करता है, मतलब उसमें जितने न्यूट्रॉन है उसकी तुलना में उसमें प्रोटॉन कम है, इतने हैं, जबकि प्रोटॉन होने कितने चाहिए थे, इतने होने चाहिए थे, मगर उसके अंदर है इतने, मतलब उसमें रिलेटिवली न्यूट्रॉन ज्यादा है, प्रोटॉन कम है, और उसका N/P रेशो इस कारण बहुत बड़ा है। तो अगर N/P रेशो काफी बड़ा रहेगा 1 से, मतलब न्यूट्रॉन का नंबर काफी ज्यादा है प्रोटॉन के नंबर से, एंड दिस क्रिएट्स अनस्टेबिलिटी। तो ऐसे न्यूक्लियस क्या करना चाहेंगे, ऐसे न्यूक्लियस जो अपनी पोजीशन वाइज इस ग्राफ में यहां पर आ रहे हैं, यहां आ रहे हैं, उनमें न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। तो ये न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसा चेंज करना चाहेंगे जो न्यूट्रॉन कम करता हो, प्रोटॉन बढ़ा देता हो, एंड दैट इज द बीटा इमिशन, बीटा पार्टिकल चेंज। बिकॉज बीटा पार्टिकल चेंज के दौरान न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन कम होके एक प्रोटॉन बढ़ जाता है। तो एक न्यूट्रॉन कम हो जाता है, मतलब ये पार्टिकल की पोजीशन इस ग्राफ में एक तो नीचे हो जाएगी वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस आगे बढ़ जाएगी, मतलब ये यहां जाएगा स्टेबिलिटी जोन में। न्यूट्रॉन कम हो रहा है, प्रोटॉन बढ़ रहा है। ऐसे न्यूक्लियस जो यहां आते हैं उन इतने प्रोटॉन हैं, उसकी तुलना में न्यूट्रॉन काफी कम है, मतलब जिनमें N/P 1 से छोटा रहता है उनमें न्यूट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के नंबर से कम है। तो न्यूट्रॉन बढ़ा के प्रोटॉन कम करना चाहते हैं, एंड दैट इज पॉजिट्रॉन इमिशन और के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो एक एटम अल्फा पार्टिकल चेंज क्यों करता है, अपने न्यूक्लियॉन्स का नंबर कम करने के लिए, लेकिन वो बीटा पार्टिकल या पॉजिट्रॉन इमिशन क्यों करता है, अपने N/P रेशो को ठीक रखने के लिए। इसलिए एक रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज में अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, मगर टाइम टाइम पर बीटा पार्टिकल भी निकलेंगे, और कभी कभी हुआ तो पॉजिट्रॉन इमिशन भी आएगा। तो एक स्टेबल न्यूक्लियस के लिए न केवल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन कम होना चाहिए, बल्कि उनका रेशो भी 1 या 1 से थोड़ा सा हायर होना चाहिए। जैसे कहना आ गया कि सोडियम 2311 is an stable isotope. What change sodium 2411 will be given? सोडियम 2311 एक स्टेबल आइसोटोप है, तो सोडियम 2411 कैसा रेडियोएक्टिव चेंज देगा? तो सोडियम 2311 का N/P रेशो 12/11 है। इसका अगर N/P रेशो देखें तो वो 13/11 है, और स्टेबल न्यूक्लियस से ये काफी ज्यादा है, मतलब वो यहां कहीं आ रहा है, जोन ऑफ स्टेबिलिटी के साइड आ रहा है।
हेंस इसको बीटा पार्टिकल चेंज देना चाहिए। लेकिन सोडियम का कोई आइसोटोप मान लीजिए होता सोडियम 2211 और वो यहां आता, मतलब इसके स्टेबल आइसोटोप क्यों दिया, ताकि आप उससे कंपेयर कर सको कि स्टेबल ये है, उससे n/p रेशियो ज्यादा है तो बीटा इमिशन, कम है तो पॉजिट्रॉन इमिशन देगा वो। तो दीज आर द थ्योरीज ऑफ न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, जिससे हम रेडियो एक्टिविटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सर आपने अभी बोला कि जैसे सोडियम 2211 होता, तो उसमें रेडियो एक्टिविटी वो शो करेगा, उसका तो n/p रेशियो 1 है, तो अपन कंपेयर करते हैं स्टेबल वाले से। अगर क्वेश्चन आ गया तो फॉर द सेक ऑफ दैट क्वेश्चन हम कहेंगे कि वो चूंकि स्टेबल वाला हमको क्वेश्चन में दिया है ना, तो फिर हम उस पे वो क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि हमको उसमें एक्चुअल क्या होता है ये नहीं बताना, हमको तो क्वेश्चन जो दिया है उसके हिसाब से सॉल्व करना है। यस सर। नेक्स्ट बात ये आती कि रेडियो एक्टिविटी को हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं, जबकि इसको तो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़ना चाहिए। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने एटम का स्ट्रक्चर देखा था, न्यूक्लियस पे ध्यान ही नहीं दिया। यहां पर हम न्यूक्लियर स्ट्रक्चर पे ध्यान दे रहे हैं। रेडियो एक्टिविटी को केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ने का कारण सिर्फ इतना सा रहता है, रेडियो एक्टिविटी इज अ फर्स्ट ऑर्डर फिनोमिना। एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ये कितना रेडियो एक्टिव होगा वो डिपेंड करेगा इसकी क्वांटिटी कितनी ज्यादा है। कम क्वांटिटी होगी तो इसकी रेडियो एक्टिविटी कम रहेगी, ज्यादा क्वांटिटी होगी तो इसकी रेडियो एक्टिविटी ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा लेंगे तो रेडियो एक्टिविटी बहुत ज्यादा रहेगी। मतलब एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की रेडियो एक्टिविटी उसकी क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल रहती है, और वो फर्स्ट ऑर्डर पे डिपेंड करती है। तो काइनेटिक्स ऑफ रिएक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। सपोज ए एक पेरेंट एलिमेंट है, वो एक पार्टिकल पी इमिट करके अपने डॉटर एलिमेंट बी में बदल जाता है। ये पी एक पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल भी हो सकता है, बीटा पार्टिकल भी हो सकता है, पॉजिट्रॉन भी हो सकता है। तो ए एक रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस है, बी उसका डॉटर एलिमेंट है, और पी जो पार्टिकल उस दौरान निकला वो है। लेट एट टाइम टी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस थे n0। एट टाइम t इक्वल्स टू 0 नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस थे n0। एट टाइम t इक्वल्स t नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस थे n। तो इस दौरान पार्टिकल कितने निकले होंगे, n0 माइनस n। एक ए ने एक पार्टिकल p निकाला होगा, अब n बचे हैं n0 के बजाय n, तो पार्टिकल p निकले होंगे n0 माइनस n, b बना होगा n0 माइनस n। जैसे एक केमिकल रिएक्शन होती है A gives B, तो हम इसमें जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन में टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का घटता है, प्रोडक्ट का बढ़ता है। वैसे ही इस रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ न्यूक्लियस एक के कम होंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियस बढ़ेंगे, where this n is the number of atoms। नंबर ऑफ द एटम्स और द नंबर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ए और बी, मतलब ग्राफ ऐसे ही रहेगा। मगर एक केमिकल रिएक्शन में ये ग्राफ कॉन्सेंट्रेशन का चेंज देगा, और हम एक केमिकल रिएक्शन के रेट को क्या कहते थे,
द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। मगर यहां पर हम रेडियो एक्टिविटी के रेट को रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं कहेंगे, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी तो सॉलिड स्टेट में भी होती है, लिक्विड स्टेट में भी होती है, सॉल्यूशन में भी होती है। यहां पर ए के नंबर ऑफ पार्टिकल कम होंगे। तो जैसे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम कहते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और इसलिए एक्शन के रेट को हम लिखते थे माइनस डी ए बाई डी टी, या इसको लिख सकते थे डी बी बाई डी टी, जहां ये बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी या ए कॉन्सेंट ऑफ ए। यहां पर हम रेडियो एक्टिविटी के रेट को रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी को क्या बोले, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। अब कॉन्सेंट्रेशन बोला तो मोल्स पर लीटर होना पड़ेगा और सॉल्वेंट लेना पड़ेगा कोई सा, वहां सॉल्वेंट तो है नहीं कोई आपके पास। तो रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी को हम क्या बोले, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पार्टिकल्स the rate of change of number of nuclei, रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कि टाइम के साथ में उस रेडियोएक्टिव पार्टिकल के न्यूक्लियस कितने कम होते जा रहे हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मतलब माइनस डी एन बाई डी टी इज द रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, वेयर एन इज द नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव पार्टिकल ए। तो टाइम के साथ में ए के नंबर ऑफ न्यूक्लियस कम होते जाएंगे। अच्छा, ए का एक न्यूक्लियस एक पार्टिकल निकालेगा, ए का एक न्यूक्लियस एक पार्टिकल निकालेगा और ये बी में बदल जाएगा। तो ए का एक न्यूक्लियस एक ही पार्टिकल निकाल सकता, दो नहीं निकाल सकता। और एक पार्टिकल का निकलना एक रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कहलाता है। तो जो माइनस डी एन बाई डी टी होगा, नंबर ऑफ रेट चेंज ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ए, एक्चुअल में वो होगा नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। वैसे ये टर्म क्या है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए। बट ए का एक पार्टिकल, ए का एक न्यूक्लियस एक पार्टिकल निकाल के एक डिसइंटीग्रेशन देता है। तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ए, नंबर ऑफ पार्टिकल निकले होंगे उसके बराबर ही आएगा। तो जहां किसी केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होता है, एक रेडियोएक्टिव रिएक्शन का रेट नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड होता है, माइनस डीएन बाय dt, नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड। मतलब जहां किसी केमिकल रिएक्शन के रेट की यूनिट रहती है मोल्स पर लीटर पर सेकंड, यहां पर यूनिट रहेगी एक नंबर पर सेकंड। अच्छा, तो रेट ऑफ रेडियोएक्टिव रिएक्शन हो माइनस डी एन बाई डी टी, जिसको हम कहेंगे नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, और ये प्रोपोर्शनल रहेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की पावर 1। ये ऐसे नहीं लिखेंगे माइनस डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू या प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन के लिए यहाँ नंबर की बात है। तो रेडियो एक्टिविटी एक फर्स्ट ऑर्डर फिनोमेना है, नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स की पावर 1। और माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्डा एन, वेयर लैम्डा इज द रेट कांस्टेंट ऑफ दिस डिस्टिलेशन। हालांकि इसको रेट कांस्टेंट कहने के बजाय इसको डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या
डीके कांस्टेंट कहते हैं। दिस लैम्डा इज कॉल्ड डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट और डीके कांस्टेंट। उस रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का डीके कांस्टेंट। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट और एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के डीके कांस्टेंट में क्या फर्क रहता है? सपोज एक फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन थी, ए गिव्स बी, इसके लिए हमने लिखा -dA/dt इक्वल्स टू KA। तो K इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, लैम्डा इस रिएक्शन का डीके कांस्टेंट है। तो डीके कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट में क्या फर्क है? अगर ए का कॉन्सेंट्रेशन 1 होता तो इस रिएक्शन का रेट K होता। मतलब रेट कांस्टेंट जो है वो एक केमिकल रिएक्शन का वो रेट है जब रिएक्टेंट यूनिट कॉन्सेंट्रेशन पे होते। हियर अगर n1 होता तब -dN/dt लैम्डा होता। तो लैम्डा एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का वो डीके रेट है जब उसका एटम 1 होता। मतलब लैम्डा क्या है? द फ्रैक्शन ऑफ रेडियोएक्टिव डीके। ये क्या है? यूनिट कॉन्सेंट्रेशन पर रेट। ये है यूनिट एटम पे रेट। एक एटम होता, 1 मोल पर लीटर एटम नहीं, 1 मोल एटम होता तो जो डीके रेट होता, मतलब एक एटम होता, सिंगल एटम। और सिंगल एटम के लिए रेट आप बता रहे हो तो वो फ्रैक्शन है। मतलब यूनिट टाइम में एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का कितना फ्रैक्शन डीके होता है। तो एक एटम का लैम्डा फ्रैक्शन डीके होता है तो उस समय पे n एटम होते तो टोटल डीके लैम्डा n होता। तो रेट कांस्टेंट क्या है? यूनिट कॉन्सेंट्रेशन पे रेट। डीके कांस्टेंट क्या है? यूनिट एटम पे रेट। दूसरी बात, दिस K डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। लैम्डा डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का लैम्डा टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, सारे टेम्परेचर पे सेम रहता है अगर एक स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर लिया जाए तो। तो रेडियोएक्टिविटी इज अ फर्स्ट ऑर्डर फिनोमिना। रेडियोएक्टिविटी एक फर्स्ट ऑर्डर फिनोमिना है। तो फर्स्ट ऑर्डर के सारे फॉर्मूले रेडियोएक्टिविटी पे लागू होते हैं। द मेजरमेंट ऑफ रेडियोएक्टिविटी। मेजरमेंट ऑफ रेडियोएक्टिविटी। एक केमिकल रिएक्शन का रेट हम कैसे मेजर करते थे? इंस्टेंटेनियस रेट। एक केमिकल रिएक्शन को हम स्टार्ट करते थे, टाइम t इक्वल टू t1 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन A1, टाइम t इक्वल टू t2 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन A2, टाइम t इक्वल टू t3 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन A3 पता करते जाते थे। फिर इसका कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करते थे और जिस समय का इंस्टेंटेनियस रेट चाहिए उस समय का ग्राफ का टेंजेंट ले लिया। मगर एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का डीके रेट कैसे पता करें? क्योंकि यहां पर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस ए के जो पार्टिकल है और बी जो है वो दोनों एक ही जगह रहेंगे जो प्रोडक्ट बन रहा है। तो आप ये नहीं पता कर पाएंगे कि ए के पार्टिकल कैसे कम हो रहे हैं, बी के पार्टिकल कैसे बढ़ रहे हैं। मतलब इस टाइप का ग्राफ नहीं बना सकते वहां, क्योंकि ए और बी दोनों एक ही जगह साथ में रहेंगे। मगर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का एक न्यूक्लियस एक पार्टिकल पी इमिट कर रहा है, तो अगर हम ये जो पार्टिकल निकल रहे हैं वो काउंट कर लें
तो किसी मोमेंट पे एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जितने पार्टिकल इमिट कर रहा होगा उतने एटम उसके डीके हो रहे होंगे एक। तो रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने के लिए हम ए के नंबर ऑफ एटम्स कितने चेंज हो रहे हैं, बी के नंबर ऑफ एटम्स कितने बढ़ रहे हैं, ये काउंट करने के बजाय पार्टिकल पी कितने निकल रहे हैं किसी मोमेंट, वो काउंट करते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज डन बाय पार्टिकल काउंटर्स। ये पार्टिकल काउंटर्स क्या करते हैं, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलने वाले पार्टिकल्स को काउंट करते हैं कि पर सेकंड कितने पार्टिकल उससे निकल रहे हैं। तो पार्टिकल काउंटर्स दे काउंट्स द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इमिटेड बाय द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस पर सेकंड। बट ये पार्टिकल बहुत ट्रेमेंडस स्पीड से निकलते हैं और बहुत छोटे होते हैं कि दिखाई नहीं देते। तो डायरेक्ट इन अल्फा पार्टिकल्स बीटा पार्टिकल्स को काउंट करना इम्पॉसिबल है। बाय सम इनडायरेक्ट मेथड इन पार्टिकल्स को काउंट किया जा सकता है। गाइगर मूलर काउंटर, विल्सन क्लाउड चैम्बर, गाइगर मूलर काउंटर, विल्सन क्लाउड चैम्बर, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, स्किंटिलेशन काउंटर, ये सब पार्टिकल काउंटर है एंड दे आर यूज्ड टू मेजर द रेडियो एक्टिविटी। ये सब इन पार्टिकल्स को काउंट करते हैं। गाइगर मूलर काउंटर एक बॉक्स में एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस यहां रखते हैं, रेडियोएक्टिव रेज अंदर जाती है इस बॉक्स में, इस बॉक्स में एयर है, ये एक मेटालिक बॉक्स है, इस मेटालिक बॉक्स में इंसुलेटर लगाकर एक रॉड, मेटालिक रॉड इंसर्ट कर देते हैं, इस बॉक्स को एनोड बनाते हैं और इसको कैथोड बना देते हैं। बट सर्किट ओपन है बिकॉज एयर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगी। यहां एक गैल्वेनोमीटर लगा लेंगे तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अब रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को उसके सामने रखेंगे, रेडियोएक्टिव रेज अंदर जाकर इस गैस को आयोनाइज करेंगी। तो द एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन will be directly proportional to current। तो यहां जो करंट फ्लो होगा वो यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन के प्रोपोर्शनल रहेगा एंड दिस एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इस रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से जितने ज्यादा पार्टिकल निकल रहे होंगे यहाँ आयोनाइजेशन उतना ज्यादा होगा, यहाँ ज्यादा आयोनाइजेशन होगा, करंट यहाँ ज्यादा फ्लो होगा। इस तरह से इनडायरेक्टली इन पार्टिकल्स को काउंट किया जाएगा। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ गाइगर मूलर काउंटर। ऐसे ही बाकी के दूसरे इफेक्ट यूज किए जाते हैं विल्सन क्लाउड चैम्बर में या गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में। तो रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड नॉट बाय द change in the number of particles directly, but radioactivity is measured by counting the number of particles emitted indirectly। तो measurement of radioactivity, the kinetics of radioactivity। रेडियोएक्टिविटी एक फर्स्ट ऑर्डर फिनोमिना है।
तो फर्स्ट ऑर्डर फिनोमिना के जितने फार्मूले हैं वो सब रेडियो एक्टिविटी पे एप्लीकेबल होंगे। डिफरेंशियल एक्सप्रेशन ये है, अगर आपको टाइम के एक इंटरवल में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के पार्टिकल का चेंज पता करना है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल एट टाइम t विल बी इक्वल टू n0 e द पावर माइनस lambda t विल बी द इंटीग्रेटेड फार्मूला। किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के नंबर ऑफ पार्टिकल एट टाइम t, इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल e टू द पावर माइनस lambda t होंगे और lambda इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log of initial number of particles upon number of particles at time t। यहां पर मैं बात कर रहा हूं नंबर ऑफ पार्टिकल्स की। यहां पर ये जो n है ये नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल आपको रखना है, नंबर ऑफ मोल नहीं रखना है, नंबर ऑफ मोल पर लीटर कम नहीं रखना है। सपोज आपको एक सब्सटेंस दिया हुआ है 1 मोल ऑफ यूरेनियम, तो आप यहां पे रखेंगे 6.023 इंटू 10^23। जबकि एक केमिकल रिएक्शन में एक रिएक्टेंट दिया गया था 1 मोल पर लीटर, तो आप यहां रखते 1। यहां पर आप दोनों को मोल रख सकते हो क्योंकि मोल का रेशो नंबर ऑफ एटम्स के रेशो के बराबर होता है, तो यहां दोनों को मोल रख सकते हो, पर यहां आप मोल नहीं रख सकते, यहां एटम का नंबर ही रखना पड़ेगा। एंड half life period of a radioactive substance will be equals to 0.693 upon lambda। तो किसी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का हाफ लाइफ पीरियड फिक्स रहता है, वो उसके इनिशियल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ रेडियोएक्टिविटी of a radioactive substance is infinite. The average life period of a radioactive substance will be 1 upon lambda, and that is 1.44 t half. किसी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के लिए log of n वर्सेस t ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, जिसका y एक्सिस इंटरसेप्ट log of n नॉट होगी और जिसका स्लोप 2.03 अपॉन लैम्डा होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर फिनोमिना के सारे फार्मूले रेडियो एक्टिविटी पर एप्लीकेबल होते हैं। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी। यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी, किसी सब्सटेंस से निकलने वाली रेडियो एक्टिव रेज अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेज होती है और ये काफी एनर्जेटिक रेज होती है। तो these rays can be used to kill the extra cells in radiotherapy. ये सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, तो कैंसर सेल्स में एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए रेडिएशंस यूज की जाती हैं, दैट इज कॉल्ड रेडियोथेरेपी। यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी, आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन, आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहती थी कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन के थ्रू आप लेबोरेटरी में एटम्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या एटम्स को क्रिएट भी कर सकते हैं। सपोज एक एटम है, सपोज आयरन 2656 न्यूक्लियस है। अगर मान लीजिए आपने इस पर एक अल्फा पार्टिकल टकरा दिया
और वो किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से मिला था आपको। मतलब एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से आपको अल्फा पार्टिकल मिला। अल्फा पार्टिकल वैसे ही काफी स्पीड से चलता है, लेकिन आपने उसकी स्पीड को और बढ़ाया। एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था, उससे अल्फा पार्टिकल निकला। इस अल्फा पार्टिकल की स्पीड बढ़ाने के लिए आपने इसको सर्कुलर पाथ में घुमाया। ऐसे टनल्स बना देते हैं जिनकी वॉल में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगी रहती है, ये उसके बीच में जाने वाले पार्टिकल की स्पीड को बढ़ाती है। तो दिस टाइप ऑफ सिस्टम दे आर कॉल्ड पार्टिकल एक्सेलरेटर्स। तो पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस सोर्स रहता है जिससे अल्फा पार्टिकल निकलते हैं, और वो अल्फा पार्टिकल की स्पीड को बढ़ाया जाता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से। और जब उस अल्फा पार्टिकल की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है तो इस टनल के ओपनिंग पर उसके सामने एक टारगेट रख देते हैं। दिस टाइम टारगेट इज आयरन। तो ये अल्फा पार्टिकल उस टारगेट पे इतना स्पीड से जाता है कि वो उसके न्यूक्लियस तक अप्रोच करके न्यूक्लियस से टकरा जाता है, क्योंकि वैसे उस पार्टिकल का न्यूक्लियस से टकराना पॉसिबल नहीं था, उसको स्पीड दे दी गई। तो आयरन के न्यूक्लियस से ये अल्फा पार्टिकल टकराया और एक न्यूट्रॉन इस टक्कर में, ये अल्फा पार्टिकल आयरन के न्यूक्लियस में एंटर कर गया और उस टक्कर से एक न्यूट्रॉन निकल गया। तो 59, 28 ये निकिल में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से आयरन का वो न्यूक्लियस निकिल के न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। तो वी कैन से दैट कि हमने आयरन को डिस्ट्रॉय कर दिया और निकिल को क्रिएट कर लिया। तो एक एटम को दूसरे एटम में बदल लेने की ये प्रोसेस आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन कहलाती है। इसमें टारगेट न्यूक्लियस ये है, ये पार्टिकल जिसको आपने स्पीड दी थी और उसको जाके फिर टकरा दिया था, जनरली चार्ज पार्टिकल रहते हैं, क्योंकि चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना इजी है। तो दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। ये पार्टिकल प्रोजेक्टाइल कहलाते हैं। ये प्रोडक्ट है और ये एक पार्टिकल निकला है। तो ये सी न्यूक्लियर रिएक्शंस आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन कहलाती है, जिसमें एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में बदला जा सकता है। These artificial transmutation reactions are of different types. Like this reaction is called alpha N type reaction. Artificial transmutation reaction अलग अलग प्रकार की होती है। अल्फा N टाइप ऑफ रिएक्शन, अल्फा P टाइप ऑफ रिएक्शन, P अल्फा टाइप ऑफ रिएक्शन। मतलब अल्फा पार्टिकल टकराया, न्यूट्रॉन निकला तो अल्फा N। अगर न्यूक्लियस पे अल्फा निकल जाके टकराया होता और प्रोटॉन निकलता तो ये अल्फा P टाइप की रिएक्शन होती है। मगर चूंकि फिर अब प्रोटॉन निकला है तो यहां पर चेंज करने पड़ेंगे। आयरन 56 प्लस 4 60, प्रोटॉन निकला तो ये हो जाता 59। 26 प्लस 2 प्रोटॉन का नंबर हो जाता 28, लेकिन एक प्रोटॉन निकल गया साथ में तो यहां होता 27 कोबाल्ट। तो यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा वो हम ला सकते हैं यहां पर मास नंबर और एटॉमिक नंबर के डिफरेंस से निकाल के। इस टाइप के क्वेश्चन जेईई में एडवांस में आ सकते हैं, जिनमें आपको एक फिल इन द ब्लैंक टाइप के कि यहां पर क्या प्रोडक्ट आएगा। अगर एक अल्फा बीटा टाइप की रिएक्शन होती तो यहाँ थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता, क्योंकि बीटा पार्टिकल चेंज एक अलग काम करता है। अगर यही रिएक्शन अल्फा बीटा टाइप की होती कि आयरन के न्यूक्लियस पे अल्फा पार्टिकल टकराया है और बीटा पार्टिकल निकला है,
तो यहां पर क्या आता, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट इफ द रिएक्शन इज अल्फा ब्लाइक? इस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनता? सर कोबाल्ट। कोबाल्ट कितना? सर 27। मास नंबर? सर 60। यहां पर 60 मास नंबर आता और 26 प्लस 2 28 होता, लेकिन फिर एक बीटा पार्टिकल निकला तो यहाँ 29 हो, और कॉपर 60 29 निकलना चाहिए था, क्योंकि बीटा पार्टिकल निकलने में एक एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है। मींस आप इसको ऐसा होते देख सकते हो कि पहले इसके कारण 60 28 निकिल बनता, लेकिन उससे एक बीटा पार्टिकल निकलता तो 60 29 बनता है। बीटा पार्टिकल चेंज जब होता है तो एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, तो प्रोटॉन का नंबर 26 प्लस 2 28 तो होना था, मगर साथ में एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदला है तो ये 29 हो जाएगा प्रोटॉन का नंबर। तो आर्टिकल ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शन, ये अलग अलग प्रकार की रिएक्शन होती है। अल्फा पार्टिकल निकला, टकराया, ड्यूट्रियम निकला। तो यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियोथेरेपी, आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शंस, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम का स्ट्रक्चर स्टडी करने में रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो था, वो अल्फा पार्टिकल किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से जो मिलते थे उसको टकराया था गोल्ड पे। डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स, और उनके न्यू आइसोटोप्स। जब किसी सब्सटेंस पे अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल टकराते हैं तो उससे नए एलिमेंट्स बनते हैं, नए आइसोटोप्स बनते हैं। पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर 92 यूरेनियम के बाद आने वाले सारे एलिमेंट इस प्रकार से लेबोरेटरी में बनाए गए हैं। दे आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, दे आर नॉट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। The main important use of radioactivity is tracer technique, रेडियोएक्टिविटी का एक इंपॉर्टेंट यूज है ट्रेसर टेक्निक। ट्रेसर टेक्निक का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर सेम रहते हैं, हेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती है। क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, और एटॉमिक नंबर सेम है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन दोनों का सेम रहता है। बट ये रेडियोएक्टिव है, बीटा इमीटर है, तो इनके रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टी अलग अलग है। ये नॉन रेडियोएक्टिव है जबकि ये रेडियोएक्टिव है, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। तो अगर हमको किसी केमिकल रिएक्शन में
सोडियम का रोल पता करना है उसके मैकेनिज्म में कि वो सोडियम कहां कहां जाता है, उस रिएक्शन का मैकेनिज्म ट्रेस आउट करना है। तो हम उस रिएक्शन को रेडियोएक्टिव सोडियम आइसोटोप लेकर कराएंगे, बाकी की सब कंडीशन सेम रखते हुए। जहां जहां वो सोडियम रेडियोएक्टिव जाएगा रिएक्शन में, वो वहां वहां अपनी रेडियोएक्टिविटी के कारण आइडेंटिफाई होता जाएगा। मतलब एक रिएक्शन में किसी एटम के नॉर्मल आइसोटोप के बजाय उसका रेडियोएक्टिव आइसोटोप लिया जाता है, और उस रेडियोएक्टिव आइसोटोप की रेडियोएक्टिविटी के कारण उसका पाथ ट्रेस कर लिया जाता है कि वो कहां कहां जाता है। केमिकली वो नॉर्मल आइसोटोप के जैसा ही बिहेव करेगा, बट अपनी रेडियोएक्टिविटी के कारण पहचाना जाएगा। दिस टेक्निक इज कॉल्ड ट्रेसर टेक्निक। ऐसा हमने कई बार किया है। जैसे एक प्लांट को मैग्नीशियम सॉइल से मिलता है, वो मैग्नीशियम की जरूरत उसको कहां रहती है। तो एक प्लांट को ग्रो करते हैं नॉर्मल कंडीशन में, एक प्लांट को ग्रो करते हैं बाय रेडियोएक्टिव मैग्नीशियम सॉल्ट देकर। उसकी रेडियोएक्टिविटी लीव्स में सबसे ज्यादा आती है, मतलब मैग्नीशियम लीव्स में ज्यादा रहता है और लीव्स में क्लोरोफिल बनाता है। वो क्लोरोफिल एक मैग्नीशियम कंपाउंड है। या जैसे कि ईस्टर का हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म, एसिडिक मीडियम में ईस्टर हाइड्रोलिसिस जब होता है तो बॉन्ड नंबर 1 टूट के रिएक्शन होती है या बॉन्ड नंबर 2 टूट के रिएक्शन होती है। इसके लिए रेडियोएक्टिव लेबल्ड वाटर O18 वाला लेते हैं। जब रेडियोएक्टिव लेबल्ड O18 वाला वाटर लेते हैं तो सारी की सारी रेडियोएक्टिविटी कार्बोक्सिलिक एसिड में पाई जाती है, अल्कोहल नॉन रेडियोएक्टिव मिलता है। इट इंडिकेट्स कि ये रिएक्शन बॉन्ड नंबर 1 के होती है। इस तरह से रिएक्शन का मैकेनिज्म ट्रेस आउट हो गया। ऐसा कई बार मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया था। एक रिएक्शन के मैकेनिज्म को जस्टिफाई करने के लिए बेंजाइन मैकेनिज्म, ये रिएक्शन बेंजाइन मैकेनिज्म से जाती है, इसलिए कार्बन के इस एटम को रेडियोएक्टिव लेवल कर देते हैं, बाकी सब नॉर्मल कार्बन रखते हैं। जब इस पर KNH2 की रिएक्शन लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में होती है तो आपको NH2 न केवल लेबल्ड कार्बन पे लगा मिलता है, बल्कि आपको NH2 नॉन लेबल्ड कार्बन पे भी लगा हुआ मिलता है। दिस इंडिकेट कि ये रिएक्शन ना तो SN1 रास्ते से गई है, क्योंकि SN1 रास्ते से जाती Cl हट जाता, उसकी जगह NH2 लग जाता, कार्बोकेटायन यहां बनता। यहां पर रिएक्शन नहीं होती। SN2 रास्ते से भी जहां Cl लगाए वहीं NH2 आके Cl को हटा के यहीं लगता। मतलब रास्ता अगर SN1 या SN2 होता तो 100% ये मिलता, वो नहीं मिलता। बट ये रिएक्शन इस इंटरमीडिएट के थ्रू जाती है, बेंजाइन, जो कि एक सिमेट्रिकल इंटरमीडिएट रहता है, जिसपे जब एडिशन होता है अमोनिया का तो ये इधर भी टूट सकता है बॉन्ड और इधर भी टूट सकता है, तो ये दोनों 50-50% क्वांटिटी में मिलना जस्टिफाई होता है। तो हमने कार्बन के नॉर्मल आइसोटोप के बजाय उसका रेडियोएक्टिव आइसोटोप ले लिया और उसका पाथ रिएक्शन का ट्रेस आउट कर लिया। दिस इज कॉल्ड ट्रेसर टेक्निक। ऐसी ब्लड वेसल्स में किसी क्लॉट का पता लगाने के लिए, अगर एक पर्सन है उसकी ब्लड वेसल में कहीं बहुत फाइन ब्लड वेसल में क्लॉटिंग हो गई है और वहां स्पेसिफिक पोजीशन चाहिए कि वो क्लॉट किस जगह पर है, तो पेशेंट को रेडियोएक्टिव NaCl का इंजेक्शन देते हैं और वो सोडियम जहां पे इकट्ठा होता रहता है वहां पे अपनी रेडियोएक्टिविटी शो करता है ज्यादा। तो दीज आर ट्रेसर टेक्निक। Another main use of radioactivity is the determination of age of a substance.
किसी सब्सटेंस की एज का डिटर्मिनेशन। चूंकि रेडियो एक्टिविटी एक टाइम बाउंड फिनोमिना है, विथ टाइम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की क्वांटिटी घटती जाती है। तो अगर आपको एक सब्सटेंस में टी टाइम पर उसमें रेडियो एक्टिव पार्टिकल कितने थे, इनिशियली उसमें रेडियो एक्टिव पार्टिकल कितने थे, टी कितने रेडियो एक्टिव पार्टिकल उसमें हैं, अगर आपको ये दो चीजें पता हो तो आप ये टाइम पीरियड निकाल सकते हैं कि उस सब्सटेंस के अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल की क्वांटिटी के इतने से इतने होने में कितना टाइम लगा है, और ये उस सब्सटेंस की एज हो जाएगी। डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ ए सब्सटेंस आल्सो कॉल्ड डेटिंग। यूरेनियम डेटिंग। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जैसे रॉक्स वगैरह में यूरेनियम पाया जाता है। इस यूरेनियम का लैम्डा हमें पता है। अभी हमें इस रॉक की एज पता करना है कि इस रॉक की एज क्या है, अर्थ में ये रॉक कब बनी थी। तो सपोज अर्थ में जब ये रॉक बनी थी तो उस समय इसमें कुछ यूरेनियम था। अब ये यूरेनियम डिके होता गया और अब हमको ये रॉक मिली। तो जब आपको ये रॉक मिली तो इसमें कितना यूरेनियम था वो आपको पता है। तो हम लिखेंगे T is equals to 2.303 upon lambda of uranium log of amount of uranium in this rock at time t. But the problem is जब ये रॉक बनी थी अर्थ में तब इसमें कितना यूरेनियम था वो कहां से लाएंगे। इस रॉक में कितना यूरेनियम अभी है वो तो हम पता कर लेंगे, लेकिन जब ये रॉक अर्थ में बनी थी तब इसमें कितना यूरेनियम था वो कहां से लाएं। और वो अगर नहीं मिलेगा तो हम इसकी रॉक का एज पता नहीं कर सकते। सर उसकी हाफ लाइफ चेक कर सकते हैं, क्योंकि सर वो इक्वल टाइम में इक्वल डिके होगा तो। अरे जब तुम्हें यही नहीं पता इसमें इनिशियली कितना यूरेनियम था तो हाफ लाइफ तो फिक्स है ना। हाफ लाइफ चेक करके क्या कर लोगे, चेक क्या करोगे, हाफ लाइफ तो फिक्स है। इस रॉक में कितना यूरेनियम था ये कहां से लाए। सर ये पता लगा सकते हैं कि उसने कितने पार्टिकल्स एमिट किए। अरे वो तो पार्टिकल इमिट होके भाग गए, तुम्हें कहां से पता लगेगा। तुम पास्ट में टाइम ट्रेवल थोड़ी ना कर सकते हो। यस सर। फिर और कुछ सोचिए। हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ यूरेनियम इन दिस रॉक इनिशियली व्हेन दिस रॉक वाज फॉर्म्ड। इस रॉक में एनालिसिस करके हमने ये पता किया कि इसमें यूरेनियम कितना है, ये भी पता कर लो कि इसमें लेड कितना है। इसमें ये भी पता कर लो कि इसमें लेड कितना है। और सिंपल सी बात है, दो तीन चीजें हम इसमें एज्यूम कर लेते हैं। पहली बात तो ये एज्यूम कर ले कि इस रॉक में पहले बिल्कुल भी लेड नहीं था। दूसरा, इस रॉक में जो लेड है वो सारा के सारा इस यूरेनियम से ही आया, ही और से नहीं आया है। तीसरा, इस यूरेनियम का जो क्वांटिटी वो सारी की सारी लेड में ही गई है, कहीं और नहीं गई है। ये सिंपल एजम्पशन है, क्योंकि लेड इस यूरेनियम का लास्ट डीके प्रोडक्ट है रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज का। तो अच्छा, एक यूरेनियम का एटम एक लेड का एटम देगा, तो नंबर ऑफ atoms of uranium 23892 in this rock plus number of atoms of lead 20682, ये सम इनिशियल यूरेनियम होगा। मतलब उस रॉक में जितना यूरेनियम है प्लस जितना लेड है उनके एटम्स का सम इनिशियल यूरेनियम के एटम्स थे, और टी टाइम पे इतना यूरेनियम बचा है इसमें। ये सिंपल एजम्पशन है, और इसमें हमने कुछ बातें एज्यूम की हैं। इस रॉक में बिल्कुल भी लेड इनिशियली नहीं था। जितना भी लेड इसमें आया है वो सब यूरेनियम से ही आया है, कहीं और से नहीं आया है। वैसे भी ये रॉक इतना अंदर अर्थ में दबी हुई थी, कहीं और से कहां से आ जाता। ये अजम्पशन सिंपल है।
बस ये कि इस क्वेश्चन में ये याद रखना कि अगर इस लेड में, अगर इस रॉक में 2-3 प्रकार के लेड दिए हैं तो सारे लेड की क्वांटिटी ऐड नहीं करेंगे, कौन से वाले लेड की क्वांटिटी करेंगे बस। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा बना दिया कि उस रॉक में लेड दिए हुआ है और लेड के 2-3 आइसोटोप दिए हैं तो कौन से वाला लेड ऐड करेंगे कि सारे लेड ऐड कर देंगे यहाँ। सर जिसका मास नंबर 4 से डिविजिबल होगा। नहीं, इसका मास नंबर 4 से डिविजिबल कहाँ है, ये 4n+2 सीरीज का है, तो ये 4n+2 सीरीज का यूरेनियम है, तो ये 4n+2 सीरीज वाला लेड लेंगे, इनको नहीं लेंगे। मास नंबर 4 से डिविजिबल होगा वो तो तब जब हम थोरियम सीरीज ले रहे होंगे, मतलब आप जो डेटिंग कर रहे हैं उसका जो प्रिंसिपल एलिमेंट है वो जिस सीरीज का है उसी सीरीज वाला लेड लेंगे। ठीक है, तो दिस इज द यूरेनियम डेटिंग। तो आपको इनिशियल अमाउंट ऑफ यूरेनियम पता है, टी टाइम पे यूरेनियम पता है, उसको डीके होने में कितना टाइम बीत चुका है, 0 से लेकर टी तक का इंटीग्रेटेड टाइम ये है, और लैम्डा ऑफ यूरेनियम आपको पता है। तो दिस इज द यूरेनियम डेटिंग, और ये इस रॉक की एज दे देगा। But uranium dating can be done for the non-living objects. Living objects जो रहते हैं एक और they are organic matter mainly. Suppose एक लकड़ी है या एक बोन है, आपको पुरानी एक बोन मिली, these are called fossil. ये ऑर्गेनिक मैटर रहता है, इसमें यूरेनियम वगैरह, लेड वगैरह जैसे हेवी एलिमेंट रहते ही नहीं है। तो अगर आपको इस लिविंग के किसी फॉसिल की एज पता करनी है तो उसमें लेड या यूरेनियम नहीं रहेगा, आप उसकी एज पता नहीं कर सकते बाय यूरेनियम डेटिंग। दे आर ऑर्गेनिक मैटर मेनली, तो दे कंटेन कार्बन, तो इनके लिए करना पड़ेगी कार्बन 14 डेटिंग। इनके लिए यूज करते हैं कार्बन 14 डेटिंग। नेक्स्ट क्लास में C14 डेटिंग का प्रिंसिपल पढ़ेंगे। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।